अच्छा बेटा, तो हमने लास्ट क्लास यहाँ तक देखी थी कि हमने ईएमएफ फाइंड करे थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये कॉम्बिनेशन है, ये मल्टीपल सीरीज कॉम्बिनेशन और है इसमें। पैरेलल। हाँ, इसमें सीरीज और पैरेलल एक साथ अटैच हुए हैं। तो ये आसान है, कोई इतना हार्ड नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इनकी कॉम्बिनेशन देख लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों देखें, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये दोनों सिंपल ऐड हो जाएंगे। 2 वोल्ट्स और 3 वोल्ट्स, ठीक है, 2 + 3। और हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्ट होता है वो सेम होता है, वन टाइम ही लिखेंगे। सिंपली इसको भी ले आकर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 11 वोल्ट्स का इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आफ्टर क्लास हम, मतलब आफ्टर क्लास बोला, जब चैप्टर एंड हो रहा होगा तो इसके हम मल्टीपल क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, अगर मैं डेफिनेशन बताऊंगा ना, डेफिनेशन से ये समझ में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। इट इज अ रेशो, रेशो का मतलब डिवीजन ऑफ वोल्टेज टू करंट। 66। यानी वोल्टेज और करंट का क्या होता है बेटा, डिवीजन होता है अगर हम किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस निकाल लें, ठीक है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। रेजिस्टेंस ना एक तरीके की रुकावट है, क्या है बेटा, रुकावट है, या आप हिंड्रेंस कह सकते हैं इसको। अब जैसे जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है, स्पीड ब्रेकर का काम क्या होता है, किसी भी जो व्हीकल्स जा रहे होते हैं, कार बाइक जो भी, उनकी स्पीड को कंट्रोल करना। स्पीड को क्या करना, कंट्रोल करना, कि ज़्यादा स्पीड से कोई भी व्हीकल ना जा रहा हो, एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस जो है जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर इन अ सर्किट, कि हाई अमाउंट ऑफ करंट ना फ्लो हो जाए। बेसिकली करंट के फ्लो को में रुकावट प्रोड्यूस करता है, उसके फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, कि करंट हाई अमाउंट में ना प्रोड्यूस हो जाए, इंस्ट्रूमेंट जो है वो ब्रेक ना हो जाए। तो रेजिस्टेंस क्या करता है बेटा, करंट के फ्लो में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ऐसे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला होता है यस। बेटा, R = V/I, वेयर V इज द वोल्टेज एंड I इज द करंट, करंट। एंड इट्स यूनिट इज ओम। ओम पढ़ते हैं, और ये ओम का सिंबल है, ग्रीक सिंबल, इस तरीके से घर की तरह बनता है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके ना कुछ केसेस हैं, अगर हम देखें आर और आई का रिलेशन, तो इनवर्स रिलेशन है। आई एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई एंड आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट वी को हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि वी भी बढ़ रहा हो और आर भी बढ़ रहा हो, हम आई की स्टडी कर रहे हो, नहीं। अगर आई और आर का रिलेशन करेंगे तो वी को कांस्टेंट रखेंगे, यानी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा बेटा, वहां से लेस फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होगा बेटा, हाई अमाउंट में फ्लो होगा, ठीक है भैया। और जी। इसी तरीके से करंट और वोल्टेज का भी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना आप करंट इंक्रीज करेंगे इतनी वोल्टेज इंक्रीज करेगी, बट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अभी तो आपने ये रिलेशन पढ़ लिया ना, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा ही है। यानी जी। जितनी कम रेजिस्टेंस इतना ज्यादा आई फ्लो करेगा। अब जरा इधर आए, जो हमने ये पढ़ा था कि करंट मेजर करने के लिए हम एम मीटर को सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, ठीक है। आई थिंक आपने क्वेश्चन भी करा था। अब अगर मैं एम मीटर को पैरेलल में लगा दूं यूं करके ना, जैसे अगर मैंने एम मीटर को यूं करके पैरेलल लगा दिया, ठीक है, इधर से मैं वायर लेकर आता हूँ और एम मीटर को मैं पैरेलल अटैच कर देता हूँ। अब देखें होगा क्या, करंट आएगा बेटा, यहाँ से पॉजिटिव एंड से करंट आएगा यूं करके। अब करंट को पाथ मिल गए दो, या तो करंट यूं फ्लो होगा या यूं। और करंट बेटा हाई अमाउंट में वहां से फ्लो होगा जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, लेस होगी, ऐसा ही है। तो करंट जब यहाँ पर आएगा, ये लैंप है, लैंप की अपनी कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ठीक है, लैंप की अपनी रेजिस्टेंस है। बट ये वायर जो है ना, इसमें सिर्फ एमीटर है, और एमीटर की रेजिस्टेंस जो होती है ना, बहुत लो होती है, या लेस होती है, आप ये कह सकते हैं। तो अब करंट को पूरा पाथ मिल रहा है जो लेस रेजिस्टिव पाथ है, तो पूरा का पूरा करंट यहाँ से पास आउट हो जाएगा, सही है, और यहाँ से होने के बाद इस पूरे सर्किट को कंप्लीट कर लेगा।
और करंट जो है इस इंस्ट्रूमेंट से यानी लैंप से, फिलामेंट लैंप से पास ही नहीं हो पाएगा, तो ये लैंप क्या रहेगा बेटा, ऑफ रहेगा। क्या रहेगा बेटा, ऑफ रहेगा। ऑफ। इसीलिए हम हमेशा एमीटर को किस में प्लेस करते हैं बेटे, सीरीज में प्लेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि आई इज ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मैंने बोला था रेजिस्टेंस का जब केस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। अब ये इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ रेजिस्टर एंड अ बैटरी आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक रेजिस्टर और एक बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्ट करा। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज 20 ओम्स। 20। रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 20। 20 ओम्स। ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस पीडी ऑफ अ बैटरी इज 4 वोल्ट्स। 4। यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट। एंड उसके बाद सीन क्या है, व्हाट इज द करंट, आई ढूंढना है। आई फाइंड आउट करना है। तो R इज इक्वल टू वी आई ओवर आई। इक्वल्स वी ओवर आर। आई इज इक्वल टू वी ओवर वी आर। ओवर आर। सो V कितना है बेटा हमारे पास, 4। V इज 4 ओवर R। 4 डिवाइड करें 20 से, 1 ओवर 5, 5। 0.2। 0.8। देखना 0.2 आ रहा होगा। ठीक है, जी। तो ये हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस देखी है बेटा। अभी कुछ और न्यूमेरिकल है, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस करके एंड करेंगे। अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल देखते हैं। अब क्या बोला है इन्होंने, अ बल्ब ऑफ 3 एम्पेयर, ठीक है, यानी आई पासिंग थ्रू इट इन 30 मिनट्स, यानी एक बल्ब जो है जिसमें से 3 एम्पेयर का करंट 30 मिनट के लिए पास आउट हो रहा है, चार्ज फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फटाफट क्या कर लेंगे बेटा, टाइम को कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। सो 30 है, सेकंड में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 18 और 2 टाइम 0, तो टाइम आ गया बेटा 1800 सेकेंड। अब फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो चार्ज के लिए I मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू। सो I है बेटा 3, टाइम है बेटा 1800, मल्टीप्लाई करें बेटा, आंसर बताएं। 31800 into 3, which is 5400। 5400 कूलम क्या आ गया बेटा, चार्ज। ठीक है, जी। 5400 कूलम ऑफ चार्ज हमारा आंसर हो गया। अब ये अगेन वही वाले फॉर्मूले से हो रहा है। अ फिलामेंट लैंप ऑफ रेजिस्टर 150 ohms is connected to 24 volts of supply. Find I. सिंपल है बेटा, R इज इक्वल टू V ओवर I। I फाइंड आउट करना है, अगेन I इज इक्वल टू V ओवर R। सो V इज 24 एंड R इज 150। डिवाइड करवाएं, आंसर बताएं। 0.16। 0.16 एम्पेयर ऑफ करंट पास आउट हो रहा है। अच्छा, अच्छा, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, वो फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं, यानी रेजिस्टेंस को या तो स्लो डाउन करते हैं या उसको स्पीड अप करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज अ लेंथ। तो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर दो वायर्स हैं और हम वायर का, एक वायर की लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, एक वायर ए है, ठीक है, उसकी जी। लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और एक वायर बी है, बेटा वायर बी की लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अगर हम बोलें रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगी, तो वायर बी में, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बेटा लेंथ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए क्या, अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें और इसमें इतने कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। जब फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वर्किंग ज़्यादा होती है, इसी तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब लॉन्गर वायर में वर्क डन ज़्यादा होता है। ठीक है, वही जो हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से वोल्टेज ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं और रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। हमने पढ़ा था कि करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के,
और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। अब एरिया, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, एरिया बढ़ा देंगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। जैसे एक वायर है और ये वायर बी है, वायर बी का एरिया ज़्यादा है। वायर बी का एरिया ज़्यादा है ना बेटा, जो ग्रेटर वायर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो कर रहे होंगे वहाँ से। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो करेंगे तो ज़्यादा करंट होगा, और हमें पता है करंट और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, वी को। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लेसर वायर का मतलब उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, यानी थिनर वायर की रेजिस्टेंस क्या है बेटा, ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अगर हम फॉर्मूला इसका बनाएं, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जब हम इस फॉर्मूले को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास फाइनल फार्मूला ये आता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, यानी रेजिस्टिव, ये कहलाती है बेटा रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। इसका ये सिंबल होता है, क्या होता है बेटा, ये रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर कहलाती है। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वायर ओम कह की लें या क्लोज कोई, की तरह। हाँ, यानी कितना रेजिस्टिव है, उसकी रेजिस्टिविटी की उसकी रेजिस्टेंस की कंजम्पशन पावर क्या है, ये कहलाती है। और अगर मुझे यहाँ से इसका फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो ए डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, और लेंथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी है मटेरियल की, कोई भी वायर है कुछ भी है, ये उसका रेजिस्टिविटी होती है, और ये भी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टिव मटेरियल है, रेजिस्टेंस उसकी इतनी ही ज्यादा होगी। अब बेटा लास्ट फैक्टर है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इतनी ही इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी वाइब्रेशन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन इंक्रीज, अब इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में क्या होगा बेटा, फ्लो में क्या होगी बेटा, कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होगा तो करंट कम होगा, जब करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। ये पूरा रीजन है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीजेस, लेस करंट इन द सर्किट, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, जी। रेजिस्टेंस तक जी। क्लियर पूरा। ठीक है यस। बेटा, ओम लॉ से आज स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, ओम लॉ क्या होता है बेटा, ओम लॉ होता है बेटा, पहले तो एक ओम लॉ की कंडीशन है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ब्रेक होती है तो वहां पर ओम लॉ भी ब्रेक हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है बेटा, दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहेगा बेटे, कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो गया तो ओम लॉ ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब ओम लॉ क्या है इसको देखते हैं। ओम लॉ है करंट, ठीक है, पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर से एक करंट पास हो रहा होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल यानी डिफरेंस। यानी जितना ज्यादा हम करंट इंक्रीज करेंगे, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा, और जितने ज्यादा हम करंट डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ही क्या होगा बेटे, डिक्रीज होगा। बट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जहां टेम्परेचर राइज करा या टेम्परेचर फॉल करा, ओम लॉ ब्रेक हो जाएगा वहां। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी ऐसे ही आपने मेमोराइज करनी है पूरी। द करंट पासिंग थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटेलिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सर करंट। समझ नहीं आया। देखें, सिंपल है, आसान वर्डिंग में बताऊं, जितना हम करंट बढ़ाएंगे इतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था ना कल हमने। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी एक सर्किट हो, यहाँ पे बनाते हैं जरा, आपको क्लियर करता हूँ कॉन्सेप्ट। जैसे ये सर्किट है, ठीक है, ये फिलामेंट लैम्प लगाया और ये सर्किट।
अब उन्होंने क्या बोला कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इतने ज़्यादा करंट, यानी जितना ज़्यादा करंट जाएगा यहाँ पे इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इस फिलामेंट रैम का राइज करेगा। आ रही बात समझ में? ये सीन है। जी। यानी जितना ज़्यादा हम आई बढ़ाएंगे इतना ज़्यादा वी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल है। क्लियर? जी। सही है, इजी है। ठीक है। अच्छा, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, और जब हम इसका फॉर्मूला कंपोज करते हैं तो फॉर्मूला बनता है बेटा v इज इक्वल टू आई आर। अब ये r हमने कल देखा था रेजिस्टेंस में, ये r जो है बेटा ये क्या है, रेजिस्टेंस है। और अगर वही हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, r इज इक्वल टू v अपॉन आई। आई। क्लियर? अब देखें, कल वो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ है बेटा ओम लॉ से। ठीक है, R इज इक्वल टू V ओवर आई, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्लियर? अच्छा, यस। अब हमारे पास ना कुछ कंडक्टर्स होते हैं जो ओहमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ओहमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं बेटा जो ओम लॉ को फॉलो करेंगे, जो ओम लॉ के तमाम लॉ को यानी रूल को ओबे करेंगे। ठीक है, वही है रूल इसका कि टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और नॉन ओमिक कंडक्टर भी हैं हमारे पास जो ओम लॉ के रूल्स को ओबे नहीं करते, ब्रेक कर देते हैं, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, नहीं टेम्परेचर रहता। इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? अब इसके हम आ जी। जाएंगे ग्राफ पर। ये ओहमिक कंडक्टर का ग्राफ है। इसे आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ भी बोलते हैं, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का रिलेशन होगा इसमें। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, ये ग्राफ है बेटा ओमिक कंडक्टर का। ठीक है, ओमिक कंडक्टर का ग्राफ है, विच मीन्स दैट टेम्परेचर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर राइज एंड फॉल नहीं करेगा। अब ये डिफरेंट नेम से आता है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक, आई बोले तो करंट, एंड वी स्टैंड फॉर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखें वाई एक्सिस पे जो है वो करंट है, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट जैसे जैसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करेगा वी भी वैसे वैसे कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड आउट करना हो, क्या फाइंड आउट करना हो बेटा, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट होगा बेटा इसका रेजिस्टेंस के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा, रेजिस्टेंस के रेजिस्टेंस बराबर। के बराबर। अब वो रेजिस्टेंस जो है वो ग्राफ के थ्रू भी फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, या वो किसी पॉइंट पर बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि आप जो है वो 3.5 एम्पेयर करंट पर जो है वो 3.5 एम्पेयर करंट पे वोल्टेज फाइंड आउट करें, पहले उन्होंने ये बोला। तो करंट की 1 2 3 यहाँ पे होगा 3.5। सही है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा यूं करके, और यहाँ से जैसे हमने ग्राफ में पढ़ा था काइनेमेटिक्स का उस तरीके से हम v निकाल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर v हमारे पास आ गया 4 वोल्ट्स। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, v फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे r भी निकाल सकते हैं। r कैसे निकालेंगे बेटा, r हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, हम r इज इक्वल टू v ओवर आई। तो v है बेटा 4, i है 3.5, डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो जी। ग्रेडियंट के थ्रू भी हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ये जो स्लैंट लाइन है ये रेजिस्टेंस को क्या कर रही है, हाँ, डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, और ये स्ट्रेट स्लैंट लाइन का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आई और वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? यस। अब यहाँ पर वो ये पूछ सकते हैं कि किस लाइन में रेजिस्टेंस हाई है और किस लाइन में रेजिस्टेंस जो है वो वीक है यानी लो है। हाई और लो पूछ सकते हैं। तो अभी हमने उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि आई और वी कहाँ है। अभी हमने देखा आई इस केस में वाई एक्सिस पर है और वी इस केस में एक्स एक्सिस पर है। तो हमने कुछ रिलेशन पढ़े थे पीछे रेजिस्टेंस पढ़ते हुए कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आई जो है बेटा आर के क्या है बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे ही पढ़ा था हमने कि अगर आर इंक्रीज होगा यानी रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो करंट क्या हो जाता है बेटे, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है,
सही है, क्लियर है इतना? ये हमने कल देखा था। अब हम इस हिसाब से जो है वो देखेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि रेजिस्टेंस, जिस लाइन में करंट की वैल्यू कम होगी, जिस लाइन में करंट की वैल्यू लेस होगी, उस लाइन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हम एक वोल्टेज को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को जो है वो कॉमन लेते हुए चलते हैं। ठीक है, कैसे कॉमन लेते हुए चलते हैं? हमने एक V को सपोज कर लिया कि एग्जाम्पल ये 3 वोल्ट्स हैं। यहाँ से हम गए तो ब्लू लाइन में हमने देखा 3 वोल्ट्स पे करंट आ रहा था 1.5, और इसी 3 वोल्ट्स पे जब हमने ग्रीन लाइन पे करंट करा तो करंट आ रहा है बेटा 2.5। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सेम वोल्ट्स पे ग्रीन लाइन का करंट क्या था बेटा, हाई था। तो ग्रीन लाइन की रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, लो। तो रेजिस्टेंस किसकी हाई हो गई बेटा, ब्लू लाइन की ग्रीन। रेजिस्टेंस क्या हो गई बेटा, हाई हो गई। हाय। क्लियर? यस। क्लियर? जी। सही है। अच्छा, आप यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया, स्वैप कर दिया। V को हम y एक्सिस पे लेकर आ गए और I को हम x एक्सिस पे लेकर आ गए। तो यहाँ पे दोबारा हम विद रिस्पेक्ट टू करंट ही देखेंगे। ठीक है, अब विद रिस्पेक्ट टू करंट कैसे देखेंगे? हम ये देख सकते हैं एग्जाम्पल कि अगेन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज देखेंगे हम। ठीक है, अब हमने वोल्टेज के हिसाब से किस तरीके से देखा, हम यहाँ पर आए, हमने बोला ये 2 वोल्ट्स है, इस 2 वोल्ट्स पे करंट ग्रीन लाइन की, और इसी 2 वोल्ट्स पे करंट ब्लू लाइन की। तो ब्लू लाइन की करंट ज्यादा है या ग्रीन लाइन पे करंट ज्यादा है? करंट जो है वो ब्लू लाइन पे ज्यादा है, इसका मतलब ब्लू लाइन की रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, लो होगी। लो होगी और ग्रीन लाइन की और हाई होगी। रेड, हाँ, ग्रीन लाइन की क्या हो जाएगी, हाई। तो आप इस तरीके से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। ये ओमिक लॉ है, बस ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक का एक ग्राफ है। अब नॉन ओमिक के ना बेटा हमारे पास 4 सिनेरियो हैं, 4 केसेस हैं नॉन ओमिक के। ठीक है, अब वो 4 सिनेरियो या 4 केसेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, पहला है नॉन ओमिक का फिलेमेंट लैम्प। फिलेमेंट लैम्प आपने, जो हम अभी ड्रॉ कर रहे थे थ्रू आउट द केस, और आपने देखा भी होगा फिलेमेंट लैम्प ऑरेंज कलर का जो बल्ब होता है, देखा है वो ऑरेंज कलर का बल्ब जो जी। होता है रॉड की तरह, वो होता है फिलेमेंट। नाइट लाइट्स जो होती हैं। हाँ, अब वो नहीं नहीं, वो नहीं होता असल में, आपने शायद वहाँ नहीं देखा हो। यहाँ तो ज्यादातर क्या बेकरी चीज? वगैरह में होता है, एक ऑरेंज कलर का बल्ब होता है, मैं आपको पिक्चर सेंड करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। वो चीज कहलाती है फिलेमेंट लैम्प। उसमें क्या होता है बेटा, टेम्परेचर राइज कर जाता है। अब हमने ये देखा है जब टेम्परेचर राइज करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, और जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है, यानी वोल्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, और करंट क्या हो जाता है बेटा, ड्रॉप हो जाता है। सही है, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो अल्टीमेटली करंट ड्रॉप हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा, ओम लॉ वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक। अब ये लाइन ही बता रही, जैसे ये स्ट्रेट लाइन यहाँ तक ओम लॉ को फॉलो करा, लेकिन उसके बाद क्या हो गया बेटा, ये कर्व बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया बेटा, कर्व। अब इस कर्व का मतलब क्या है, अगर ओम लॉ होता तो बेटा स्ट्रेट लाइन जाती, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होती। अभी भी वी तो इंक्रीज हो रहा है, बट आई की वैल्यू लेस इंक्रीज हो रही है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का गेम क्या हो गया बेटा, एंड हो गया। यानी ओम लॉ यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक। हमें नजर आ रहा है कि टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इसमें भी दो हैं, आई और वी। आई वाई एक्सिस पे है, इस पार्ट पे आई जो है एक्स एक्सिस पे आ गया। अब इसको मैं ड्रॉ करने का आपको ना एक निशानी बता दे रहा हूँ। जहां पर बेटा जिस साइड पर वी होगा ना, उस साइड पर आप अपना ग्राफ टिल्ट कर दीजिएगा। जैसे वी एक्स एक्सिस पे तो ग्राफ स्ट्रेट लाते हुए यूं करके टिल्ट कर। अब वी वाई एक्सिस पे तो स्ट्रेट लाएं पहले, और फिर ग्राफ को वाई एक्सिस की तरफ क्या कर दे, टिल्ट कर दे। ठीक है, ये टिल्ट करना ये बताता है कि बेटा y की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, बट i की वैल्यू इंक्रीज तो हो रही है लेकिन लेस इंक्रीज हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज। अब देखें,
इन द एंड हमें आई को डिक्रीज करना है। अब देखें, जब टेम्परेचर इंक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज ना बेटा, तो मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की जो वाइब्रेशंस होती है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। जो वाइब्रेशन होती है, अब ये वाइब्रेशन अगर इंक्रीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की स्पीड क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की स्पीड क्या हो जाएगी, लेस। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो लेस स्पीड में करेगा बेटा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हाई। ओ, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, लो। आ रही बात समझ में? जी। जी, एक दफा पढ़ लेते हैं। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, रुके। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। और ड्यू टू दिस वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीजेस। अब वाइब्रेशन एटम के इंक्रीज हुए तो इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया। जब इलेक्ट्रॉन स्लो होगा तो हमें पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं बेटा, करंट के। तो करंट जब की। इलेक्ट्रॉन स्लो हुए तो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट भी स्लो स्लो हुआ। होगा। जी, तब करंट स्लो हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएंगे बेटा, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है, ये पूरा है। अगर वो पूछ ले यस। फिलामेंट लैम्प का पूरा, हमें इसी तरीके से कंपोज करना होगा। ग्राफ की प्रैक्टिस आपकी लाजमी चाहिए। अब यहाँ पे थर्मिस्टर है, ठीक है। अब थर्मिस्टर नाम से समझ में आ रहा है टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर, बट इसमें ना ये ओम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, नॉन ओमिक है। अभी तक हमने बेटे क्या पढ़ा था, अभी तक हमने ये पढ़ा था व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेस, बट यहाँ पर ये लॉ ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या है बेटे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अब इसका मतलब क्या है, जब टेम्परेचर फॉल, रेजिस्टेंस तो रजिस्टर हाई, राइज होगा। हाँ, राइज, और जब टेम्परेचर राइज, रेजिस्टेंस फॉल। तो रजिस्टर विल ये होगा, फॉल। उलट होगा। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसके भी दो ग्राफ हैं। क्या ग्राफ है बेटा, एक आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये आईवी। अब इसमें देखें क्या हो रहा है। इसमें देखें, जब आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो अब इसमें समझ जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट की वैल्यू क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी। तो देखें, अब इस ग्राफ में हमने ग्राफ को किस तरफ बेटा लेकर गए, आई की तरफ, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ओम लॉ क्या हो गया बेटा, यहाँ पर ब्रेक हो गया। ठीक है, और ये ग्राफ भी देखें, इनवर्स रिलेशन है। कैसे, आइए देख लेते हैं, ग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम थी तो उस पॉइंट पे टेम्परेचर मिनिमम था, और जब टेम्परेचर मैक्सिमम आया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम हो गई। यानी इनवर्स रिलेशन में, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यूं करके ग्राफ आता है इसका, इन दोनों का ग्राफ ना यूं करके आता है, डायरेक्ट नहीं है। इसका मतलब एक खास टाइम के बाद रेजिस्टेंस क्या कर जाता है, शूट कर जाता है या फॉल कर जाता है। ठीक है, जी। ये हो गया थर्मिस्टर, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर। अब एलडीआर है। एलडीआर जो है ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। ठीक है, इनके ना मैं दो आपको केस भी अभी बता दूंगा जो पास पेपर में आते हैं। अब ये ठीक लाइट है। डिपेंडेंट रेजिस्टर है, यानी ये डिपेंड करता है बेटा लाइट की इंटेंसिटी पर। ठीक है, और उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है बेटा, उससे इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब हम लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब उसमें ना वो दो चीजें बोलते हैं आपको, ज्यादातर वो जो वर्ड यूज करते हैं, वो कीवर्ड्स जो यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेटा डिम या डार्क, और इसका करते हैं ब्राइट, ठीक है, या डे टाइम बोल देते हैं, या बोल देते हैं नाइट हो गई। तो अब इसको हम पिक कैसे करते हैं, जैसे
डार्क हो गया बेटा, या नाइट हो गई, या डिम हो गई, तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई बेटा, डिक्रीज। सही है। जब लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। हाँ। ठीक है। और अगर यस। वो डे बोलेंगे या ब्राइट बोलेंगे तो इसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। डिक्रीज। हम्म। जी। अब इसका ग्राफ भी देख लें, वैसा ही है बेटा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम तो इंटेंसिटी मिनिमम, और इंटेंसिटी मिनिमम तो रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हो गया। ठीक हो गया। अब जी। इसके ना, अब बेटे हम पढ़ रहे हैं डायोड। डायोड जो है ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है। किसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी नॉन ओमिक कंडक्टर की। अच्छा, ये ना डायोड का सिंबल होता है। क्या डायोड का सिंबल होता है बेटा, ठीक है, इस तरीके से फेस होगा और ये एक लाइन होगी, ये होगा बेटा डायोड का सिंबल। ठीक है। अब इसमें जो होगा ना बेटा, ये जो बैक साइड है डायोड की, ये पॉजिटिव साइड होती है। जो फ्रंट साइड है डायोड की, ये नेगेटिव होती है। और डायोड जो होता है ना बेटा, सिंगल समझ जाए, सिंगल वे डिवाइस होती है। यानी ये करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। कौन से डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन। एक और वो कौन डायरेक्शन। सी डायरेक्शन होगी, अगर हम पॉजिटिव पर, पॉजिटिव साइड पर अगर पॉजिटिव करंट भेजेंगे तभी डायोड ऑन होगा। और अगर हमने नेगेटिव साइड पर पॉजिटिव करंट दे दिया तो डायोड क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ। पहले इसको देखें, फिर इसकी वर्डिंग देखते हैं थोड़ी सी। ये देखें, जैसे ये डायोड है, ठीक है। अब डायोड की ये पॉजिटिव साइड है, अगर मैंने इस पे पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट करी, ये पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, डीसी सप्लाई, सेल लगा हुआ है। ठीक है। अब ये पॉजिटिव सप्लाई यूं आ रही है, ठीक है। ठीक है, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव पे पॉजिटिव आया तो इसका मतलब डायोड ऑन हो जाएगा। अब डायोड ऑन होता है तो हम उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइज। फॉरवर्ड बाइस। हाँ, अब डायोड ऑन होगा तो इसे हम बोलेंगे फॉरवर्ड बाइज, और सर्किट ऑन हो जाएगा। सर्किट ऑन होगा और करंट फ्लो कर जाएगा। करंट विल फ्लो। सही है। बट अगर जी। हमने उलट कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी डायोड के पॉजिटिव पर सेल का नेगेटिव दे दिया, ठीक है, तो अब देखिए पॉजिटिव सप्लाई से करंट तो यहाँ पर आ रहे हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। जब ऐसा होगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा। इस केस को हम बोलते हैं रिवर्स बाइज्ड, और इस केस में करंट फ्लो नहीं होगा। नो करंट विल फ्लो। नो करंट विल फ्लो। सही हो गया। सही है। जी। अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा और इसका फिर ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ थोड़ा यूनिक तरीके का। अच्छा, व्हेन करंट विल फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, द करंट इज ऑफ और जीरो एंड रेजिस्टेंस इज हाई। देखें, जब करंट लेस होगा, ऑफ होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई हो जाएगी। आ रही बात समझ में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यस। दोनों। तो इसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन भी बोलते हैं, वैसे रिवर्स बाइज यहाँ पे लिखना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा है, रिवर्स बाइज। ठीक है। इसकी यस। कनेक्शन क्या होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वाली पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कनेक्शन। ठीक है। अब when current flow in same direction, which means same direction का मतलब positive supply connected to positive and negative supply connected to negative, ठीक है, the current is on यानी circuit is on and resistance is low। जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसको हम फॉरवर्ड बाइज बोलते हैं। इसकी कनेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू पॉजिटिव। हाँ, ठीक है बेटा। अच्छा, जी। अब ये देखें, सर्किट ऑन हुआ, इसका ग्राफ थोड़ा यूनिक है। सर्किट ऑन हुआ, करंट इंक्रीज हो जाएगा, और करंट सिर्फ पॉजिटिव साइड में इंक्रीज होगा। वोल्टेज का हमारे पास कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम एक्स एक्सिस पर ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ करंट को इंक्रीज करेंगे। अब जब रिवर्स बाइज हुआ, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ करा, तो करंट तो तब भी फ्लो नहीं होगा। बट हमने ये देखा है कि रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी तो रेजिस्टेंस के साथ वोल्टेज भी इंक्रीज हो जाते हैं, बट वो नेगेटिव वोल्टेज होंगे, इसलिए हमने रिवर्स बाइस कहलाती है, इसलिए हमने इस तरफ ग्राफ को ड्रॉ कर लिया। अगर वो बोलेंगे इसमें से रिवर्स बाइस का कौन सा है, तो आप ये बताएंगे। फॉरवर्ड बाइस का ये बताना है आपने।
ठीक है, सिंपल जी। सिंपल सी चीज हो गई। यहाँ पर हमने ओम लॉ और ओमिक कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर लिया बेटा, एंड कर लिया। ठीक है, अच्छा देखें बेटा, अब इसके साथ हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन ने क्या फरमाया, क्वेश्चन में उन्होंने फरमाया द ग्राफ इज करंट वोल्टेज ग्राफ, यानी आई भी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। ठीक है, व्हेन ग्राफ कैन ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड। ओम लॉ कहाँ अप्लाई हो रहा है इस ग्राफ में, 3 से 4 जगह दी हुई है, पी क्यू आर। एट क्यू, क्या यहाँ पर ओम लॉ एप्लीकेबल है, पी एन क्यू, क्या यहाँ से यहाँ एप्लीकेबल है। ठीक है, बिटवीन क्यू एंड आर, बिटवीन क्यू एंड आर, वाई। क्योंकि वो टिल्ट हो रही है। नहीं ना बेटा, ओम लॉ होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, अच्छा हाँ। यानी जैसे जैसे आई बढ़ा वी बढ़ा, यहाँ पे आके ब्रेक हो गया ओम लॉ, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे ना, इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करा, और वोल्टेज क्या हो गया, यानी पीडी क्या हो गया, इंक्रीज। देखें तो यहाँ पर वो वी की तरफ टिल्ड कर गया, तो यहाँ से यहाँ तो है नहीं, कहाँ से कहाँ है बेटा पी वो टू क्यू। सिर्फ, यस, इस सी में है, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। क्लियर हो गई बात आपकी। यस।